हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओएसआई लेयर्ड मॉडल के बारे में। ओएसआई लेयर्ड मॉडल एक फंडामेंटल टॉपिक है नेटवर्किंग का। इस टॉपिक को आज हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेसिकली ओएसआई लेयर्ड मॉडल में जो टोटल लेयर्स होती, इन सभी लेयर्स का क्या यूज है और हर लेयर को मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा, पैकेट को कैप्चर करके दिखाऊंगा कि लेयर 1 में क्या प्रोसेस है और लेयर 5 में क्या प्रोसेस है, लेयर 6 में क्या प्रोसेस है। इन सभी प्रोसेसेस को हम लोग पैकेट को कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद एक एक प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओएसआई लेयर्ड मॉडल क्रिएट क्यों किया गया, इस मॉडल को क्यों बनाया गया, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि ग्लोबली इस मॉडल को क्रिएट करना कंपलसरी हो गया कि इस मॉडल को बनाना ही पड़ेगा। राइट, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम तब हुई जब इनिशियली कुछ वेंडर्स थे जो हार्डवेयर डिवाइसेस मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जो कंप्यूटर्स बना रहे थे, यहां तक कि नेटवर्किंग के लिए भी वो एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे थे, नेटवर्किंग से रिलेटेड जो डिवाइसेस थे वो क्रिएट कर रहे थे। तो उस टाइम क्या था कि जो भी वेंडर था, जो मैन्युफैक्चरर था, जैसे मैं कुछ के नाम लिखूं तो ऐसा आप समझ में आएगा कि एक आपका मैं आईबीएम, जो सबसे ओल्ड की बात करें तो आईबीएम था, आपका डेल ले लो, डेल एंड एप्पल, ये सभी वेंडर्स थे, मैन्युफैक्चरर थे इनिशियली जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस को क्रिएट कर रहे थे। राइट, नेटवर्किंग डिवाइसेस बना रहे थे। ठीक है, तो इनको नेटवर्किंग डिवाइस जब ये मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो आईबीएम का डेल से कोई रिलेशन नहीं था। मतलब आईबीएम इस तरीके का एप्लीकेशंस नहीं बनाता था या इस तरीके का हार्डवेयर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा था कि जिससे डेल के कंप्यूटर्स या एप्पल के कंप्यूटर आईबीएम के साथ कम्युनिकेट कर जाए। राइट, हो क्या रहा था, आप इस बात को समझिए कि आईबीएम ने अपने कुछ कंप्यूटर्स बनाए। राइट, कंप्यूटर्स के बाद उन कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए उसने कुछ एप्लीकेशंस डिजाइन किए। राइट, कुछ प्रोटोकॉल्स क्रिएट किए। प्रोटोकॉल इज जस्ट लाइक एप्लीकेशन ही तो है। ठीक है, तो आईबीएम कंपनी ने इन सभी को आपस में, अपने कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए उसने अपना एक नेटवर्किंग का एक एप्लीकेशन बनाया, एक प्रोसेस डिजाइन दी कि इस प्रोसेस के थ्रू कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। राइट, सेम पैटर्न पे डेल ने भी अपने कंप्यूटर्स के साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस बनाए, एप्पल भी बनाया। देखा जाए तो इनिशियली अगर मैं बात करूं तो एप्पल और आईबीएम, इन दोनों के पास साथ बहुत तगड़ा कंपटीशन था। क्यों था, आप ऐसे समझिए, इनिशियली ये दोनों ही कंपनियां कंप्यूटर डिवाइसेस जो भी पीसी थे वो मैन्युफैक्चर कर रही थी। तो जो कंपनीज कंप्यूटर बना रही है, ऑब्वियस सी बात है कि वो नेटवर्किंग के लिए भी अपने अपने एप्लीकेशंस डिजाइन करेगी। आईबीएम अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा था, एप्पल अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा था। ये सब, अब उसमें ये प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो मल्टी वेंडर हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं, वो जब डिवाइसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मतलब आप ये बोलो कि अगर इंटरनेट को बड़े लेवल पे लेके आना, ग्लोबली इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं था कि आईबीएम का जो स्ट्रक्चर है वो आईबीएम के बनाए हुए एप्लीकेशंस पे चले और एप्पल का स्ट्रक्चर एप्पल के बनाए हुए एप्लीकेशंस पे चले। राइट, अगर ग्लोबल कनेक्टिविटी करनी है तो ग्लोबल कनेक्टिविटी में इंटरनेट को एक बड़े वाइड लेवल पे ले जाने की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे ये हुआ कि ये दोनों ही, यहां तक कि जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, सभी अगर अपना हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करेंगे या एप्लीकेशंस मैन्युफैक्चर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो इन सारे एप्लीकेशंस और हार्डवेयर्स या प्रोटोकॉल्स जो भी क्रिएट करेंगे वो सभी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए क्रिएट करेंगे। राइट, तभी क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने मिलके एक लेयर्ड मॉडल डिजाइन किया, ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल एक लॉजिकल मॉडल है। आपको कहीं कंप्यूटर की ये जो इंटरनल प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, राइट, आपने इनपुट में ओपन लिखा कि google.com, आपने ओपन किया, लिखा वेब ब्राउजर के अंदर,
तो आउटपुट में आपको क्या आया, गूगल ओपन होके आ गया। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस में इन सारी लेयर्स का यूज है, मल्टीपल लेयर्स यूज होती है, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे कि ओएसआई मॉडल में टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती है, राइट। ये तो एक बेसिक सी बात है। लेयर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है कि आपको लेयर्स किसी शॉर्टकट से याद करना, नहीं। आपको लेयर्स के बारे में समझना है कि हर लेयर की प्रोसेस क्या है, हर लेयर का रोल क्या है। अगर आपको लेयर्स के रोल और प्रोसेसेस के बारे में पता चल जाएगा तो आपको लेयर्स को याद करने के या शॉर्टकट तरीके से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग इसी तरीके से समझेंगे कि लेयर्स को डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से आपको वन बाय वन लेयर को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। किसी भी शॉर्टकट के यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इतना अपने को समझ में आ गया कि भाई बेसिकली मेन पॉइंट ये था कि डिफरेंट वेंडर्स थे, वो सारे अपना हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अपने अपने एप्लीकेशंस बना रहे थे और खुद आपस में अपने डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा था। बट ये सभी इनके जो भी बनाए हुए डिवाइसेस हैं, मतलब डेल का पीसी, एचपी आईबीएम का पीसी, एप्पल का पीसी, ये सारे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। एक नेटवर्क में आप मल्टी वेंडर डिवाइसेस को कम्युनिकेट नहीं करा पा रहे थे। तो ये प्रोसेस तभी पॉसिबल हो पाई है जब आपका ओएसआई लेयर्ड मॉडल को देखते हुए, इस मॉडल को फॉलो करते हुए इन सभी मैन्युफैक्चरर, ये तो मैंने 3 नाम लिखे, या जो भी दुनिया में जो भी नेटवर्किंग के डिवाइसेस बना रहे हैं, वो सभी लोग अपना हार्डवेयर इस नेटवर्किंग डिवाइस प्लस जो एप्लीकेशंस हैं वो इस मॉडल को देख के ही सारी चीजें मॉडल को फॉलो करके क्रिएट कर रहे हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इस मॉडल को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट क्या थी, राइट। तो रिक्वायरमेंट से इससे ये हो गया कि इंटरनेट को एक बड़े लेवल पे ग्लोबलाइजेशन हो गया, कनेक्टिविटी, क्योंकि उसमें किसी भी का डिवाइस हो, किसी का भी डिवाइस हो, वो नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने जो डिवाइस मैन्युफैक्चर किया होगा वो आपको साइलेंट मॉडल को फॉलो करते हुए किया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये ओएसआई लेयर्ड मॉडल का यूज क्या है। देखिए सिंपल बात है, ओएसआई लेयर्ड मॉडल के अंदर ये आपका जो डेटा है उसको प्रोसेस करना है, सेंड एंड रिसीव करने का काम होता है ओएसआई लेयर मॉडल में। मतलब आपने कुछ भी कोई एक एप्लीकेशन ओपन किया तो उस एप्लीकेशन ओपन करने में आपको एक आउटपुट भी मिलेगा। आपने एक वेब सर्वर एक्सेस किया तो वेब सर्वर एक्सेस होगा, उसका आउटपुट भी आएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, ये मल्टीपल लेयर वाइज प्रोसेस हो रही है, राइट। तो इस वजह से अब हम लोग बात करते हैं कि ओएसआई लेयर्ड मॉडल में टोटल नंबर ऑफ लेयर्स हैं लेयर 7, राइट। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, लेयर 7। देखिए ध्यान से भाई, लेयर 7 में जो मैं बात कर रहा हूं उसमें यह है कि फर्स्ट लेयर इज, नोट डाउन कर लेता हूं। सबसे पहली जो लेयर है आपका लेयर 1, ये आपका फिजिकल लेयर है, ठीक है। सेकेंड लेयर 2 डेटा लिंक लेयर। लेयर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और आइडिया भी होगा कि कौन कौन सी लेयर्स होती है, लेकिन अभी जो हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको, वो भी आपको चीजें आनी चाहिए। नेटवर्क लेयर एंड लेयर 4 मींस ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 5 सेशन लेयर, लेयर 6 का प्रेजेंटेशन लेयर एंड लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर, राइट। अब आप इस बात को समझिए कि मैंने ये 7 लेयर्स में डाउन टू अप क्यों लिखा हुआ है। मैंने इधर से स्टार्ट क्यों नहीं किया कि फर्स्ट लेयर में इधर लिखता, सेकंड लेयर, राइट। देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे, मतलब आपने अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन किया, तो गूगल क्रोम क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करोगे, एट दैट टाइम वो एप्लीकेशन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे लेके जाएगा और जिस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो उसका आउटपुट उसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं, क्योंकि जो भी डेटा का प्रोसेस होना है वो प्रोसेस आपका किस लेयर से ही होगा, एप्लीकेशन लेयर।
ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एप्लीकेशन लेयर है, इस लेयर पे कुछ मल्टीपल प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। देखिए प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स है प्रोटोकॉल्स के। जैसे आप रोड पे चलते हो तो आपके लिए होता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, राइट? तो ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। आप किसी के ऑफिस जाते हो तो हो सकता है उसके पास एक प्रोटोकॉल है, आपको मल्टीपल लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके बाद आपको उससे मिल पाओगे, तो ये कुछ रूल्स हैं, राइट? ऐसे ही नेटवर्क के अंदर अगर आपको फाइल एक्सेस करनी है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगर आपको किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना है तो वहां पे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगर किसी सिस्टम को रिमोट पे लेना है तो टेलनेट प्रोटोकॉल हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, राइट? इस वजह से प्रोटोकॉल का मीनिंग आ गया, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एप्लीकेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। वो प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे आपका हो गया HTTP, मैं कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम लिख रहा हूं, HTTPS एंड आपका DNS एंड आपका टेलनेट, राइट? आप FTP भी इसी पे काम करता है। TFTP की बात करेंगे तो TFTP भी इसी पे मिल जाएगा आपको, राइट, एटसेट्रा, और भी जो भी, ठीक। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं सिंपली कि एप्लीकेशन लेयर पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, HTTPS, DNS, टेलनेट, FTP, ये सारे। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए, ये OSI जो मॉडल है ना, ये सभी जितने भी डिवाइस मैन्युफैक्चरर करने वाले, डिवाइस बनाने वाली कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज को पता है कि OSI लेयर्ड मॉडल, जब भी वो कोई एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे तो एप्लीकेशन डिजाइन करने पे उनको ये पता है कि एप्लीकेशन लेयर पे ये सभी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर्स पे ये सारे के सारे प्रोटोकॉल काम करेंगे। अब ये प्रोटोकॉल्स प्रेजेंट कहां होते हैं? भाई आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब भी कोई कंपनी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो वो OSI मॉडल को रिलेट करके ही बनाएगी ना, OSI मॉडल को फॉलो करके ही तो बनाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो डिजाइन कर रहे हैं एट दैट टाइम उनको पता है कि एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल स्टैक होता है उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल रखने हैं। आप ये समझो एप्लीकेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है कि जैसे ही आप वेब सर्वर की एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करोगे, वेब पेज ओपन करोगे तो प्रोटोकॉल काम कर जाएगा HTTPS। आपको पता ही है, वेब पेज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सभी लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, वहां पे एक प्रोटोकॉल काम करता है, HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट? उसके बाद DNS, टेलनेट, FTP, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये आपके एप्लीकेशन लेयर के। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आप समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एप्लीकेशन लेयर पे मैंने एक वेब ब्राउजर ओपन किया, ये वेब ब्राउजर आपका गूगल क्रोम था, ये वेब ब्राउजर आपका गूगल क्रोम। इस गूगल क्रोम में जाके मैंने यहां पे URL के अंदर लिखा www. कोई भी एक वेबसाइट आप ले लो, ठीक है, फेसबुक ले लेते हैं, www.facebook.com। अब होगा क्या, आप इस बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है? इस facebook.com जब आप अपने कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हो और आपको कनेक्ट होना है फेसबुक सर्वर से, ये मान लेते हैं इंटरनेट हो गया और ये आपका हो गया फेसबुक का सर्वर, ये आपका फेसबुक सर्वर, ठीक है? तो अब प्रोसेस ये हुई कि आपने जैसे ही एक एप्लीकेशन ओपन किया तो एप्लीकेशन ओपन होते ही ये जो आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है आपका, राइट, ये कंप्यूटर है, ये जो पीसी है, इस पीसी पे एक पैकेट बनेगा, क्योंकि पैकेट तो बनेगा ही, बिना पैकेट, विदाउट पैकेट आप कैसे इंफॉर्मेशन आगे भेज दोगे, राइट? तो अब आपके कंप्यूटर पे एक पैकेट बनेगा, उस पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी इस चीज को समझिए। आपके कंप्यूटर में सबसे पहले सोर्स आईपी की इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद सोर्स पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होना चाहिए। तो मैं इस सभी फील्ड्स को अगर फिल करूं तो इसका सोर्स आईपी मैं मान के चलता हूं कि 10.10.10.1 और सर्वर का आईपी 112.1.1.1 ले लेता हूं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है? बाकी जो प्रोसेस है उसको डिटेल से समझेंगे
जब पैकेट को कैप्चर करेंगे, राइट। अभी इधर आप इतना समझिए कि सोर्स आईपी आपका 10.10.10.1 है, डेस्टिनेशन आईपी आपका 112.1.1 है। सोर्स पोर्ट क्या होगा, इसी बात को तो समझने की जरूरत है। देखिए सोर्स पोर्ट क्या होगा, सोर्स पोर्ट यहाँ एक रैंडम पोर्ट नंबर होगा। आप पोर्ट नंबर का मीनिंग समझिए तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पोर्ट नंबर का आइडिया ना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट नंबर वो होते हैं 65535, राइट। 65,535 पोर्ट होते हैं, राइट। इसमें से कुछ पोर्ट रैंडम पोर्ट होते हैं, राइट, और कुछ होते हैं वेल नोन पोर्ट, राइट। रैंडम पोर्ट तो हो गया कि कोई भी एप्लीकेशन, अगर किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो तो उस एप्लीकेशन का एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि ये जो मैंने गूगल क्रोम ओपन हुआ था, इसका अपना एक पोर्ट नंबर, इस एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर क्रिएट हो जाएगा। वो पोर्ट नंबर आपका सोर्स पोर्ट आ जाएगा। सोर्स पोर्ट में मैं 555 लिख देता हूं, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, सोर्स पोर्ट। और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, देखो आप रिक्वेस्ट किसकी कर रहे हो, सर्वर की, वेब सर्वर की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो प्रोटोकॉल कौन से यूज होगा, एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर कितना है, 443। एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर है 443। इट मींस जो डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा वो 443 हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपके सर्वर तक जाएगी, राइट, वाया एसपी जाएगी, लेकिन सर्वर तक तो जाएगी ये इंफॉर्मेशन। जाने के बाद ये वापस इंफॉर्मेशन, इसका रिवर्ट भी तो आएगा, रिप्लाई। क्योंकि अगर आप facebook.com ओपन कर रहे हो तो ओपन करने का मतलब ये हुआ जो आउटपुट आपको मिलेगा वो यही एप्लीकेशन पे ही तो मिलेगा। मतलब आप इतना समझिए, देखिए एप्लीकेशन लेयर को आपको डिटेल से समझने की जरूरत है, बाकी लेयर्स को आप जल्दी कंप्लीट कर लोगे, लेकिन एप्लीकेशन लेयर को आप इतना समझिए डिटेल से कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन में कोई रिक्वेस्ट करते हो facebook.com से रिलेटेड, तो वो जो एप्लीकेशन है उसका अपना एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट होगा। देखो वेल नोन पोर्ट नंबर तो फिक्स है, जैसे मैंने कहा एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर 443 है, डीएनएस का 53 है, टेलनेट का 23 है। इस तरीके से जैसे मैंने पोर्ट नंबर्स बता रहा हूं, ये सारे के सारे वेल नोन पोर्ट नंबर है। बट जो रैंडमली सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जब भी कोई एप्लीकेशन यूज होगा तो इसका एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट हो जाएगा 555। अब क्यों सेलेक्ट हो गया, क्योंकि वापस जब रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई कहां पे आएगा, किस एप्लीकेशन पे वो रिप्लाई आएगा। हो सकता है इस कंप्यूटर पे मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहे हो, राइट, मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहे हो, तो एट दैट टाइम भाई आपने गूगल क्रोम भी खोल रखा और मोजिला भी खोल रखा, ठीक है, यूसी ब्राउजर भी खोल रखा, ठीक, सफारी भी, मल्टीपल वेब ब्राउजर्स आपने ओपन कर रखे, लेकिन जो आपका गूगल क्रोम था उसका जो एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट हुआ था वो आपका 555 था। तो वापस जब रिप्लाई आएगा तो वो रिप्लाई जो आएगा वो इसी में तो आएगा, गूगल क्रोम में। क्यों, क्योंकि इसका पोर्ट नंबर वापस जो रिप्लाई आया उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, आप ऐसे समझिए, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी तो इसका अपना खुद का हो गया 1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी मैं 10.10.10.1 ले लेता हूं। और सोर्स पोर्ट क्या है, आप इस बात को समझिए। देखिए मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फोकस कर रहा हूं वो आपको पोर्ट नंबर की बात बता रहा हूं, राइट। देखिए आईपी का यूज तो नेटवर्क लेयर पे होगा, ठीक है, मतलब आप ये समझिए आईपी का यूज तो एक अलग हो गया कि अगर कोई भी नेटवर्किंग में लेयर 3 डिवाइस है उसके थ्रू आप अपने ट्रैफिक को पास करा रहे हो तो वहां पे क्या होगा, आईपी की इंफॉर्मेशन चेक होगी। वो हम लोग डिटेल से बात करेंगे नेटवर्क लेयर के अंदर, ठीक है, नेटवर्क लेयर में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप जो सबसे ज्यादा फोकस करिए वो किस पे करिए, पोर्ट नंबर पे। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि इधर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी हो गया। अब इसका सोर्स पोर्ट कितना है, तो सोर्स पोर्ट इसका है, जो आपने रिक्वेस्ट की थी किस पे की थी, 443 पे, तो सोर्स पोर्ट इसका हो गया 443। और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या, तो डेस्टिनेशन पोर्ट इसके पास क्या है, 555। देखिए अब वापस इस कंप्यूटर पे जब रिप्लाई आया, तो वापस जब कंप्यूटर पे रिप्लाई आया तो कंप्यूटर को पैकेट तभी मिलेगा जब कंप्यूटर देख लेगा कि उसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, 555। तो 555 किस एप्लीकेशन का है, गूगल क्रोम का। तो ये वापस इसको रिप्लाई दे देगा और आपका जो facebook.com का जो आउटपुट है वो आपके कंप्यूटर में शो कर जाएगा, मींस वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो आपको एप्लीकेशन लेयर का लॉजिक समझ में आ रहा है,
आप ऐसा भी हो सकता है कि आप फेसबुक सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी दूसरे कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस कर रहे हो। कैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी कंपनी का कोई एक प्राइवेट कंप्यूटर इधर भी रखा हुआ है, राइट, ये पीसी है और इस पीसी का आईपी है, मैं अभी आईपी पे नहीं जा रहा हूं कि कौन सा पब्लिक है प्राइवेट है कैसे कनेक्टिविटी, नहीं, अभी आप समझिए कि ये पीसी का आईपी है आपका 113.1.1.1, राइट, और आप इस कंप्यूटर पे आप टेलनेट कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कंप्यूटर पे टेलनेट कर रहे हो मतलब आप उसको रिमोट एक्सेस कर रहे हो। तो भाई जब आप इसको रिमोट एक्सेस करोगे तो रिमोट एक्सेस में कोई ना कोई एप्लीकेशन तो यूज करोगे, मतलब या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करोगे क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सीएमडी में जाके लिखोगे टेलनेट, राइट। दूसरा ऑप्शन आपका ये हो गया कि आप पुटी यूज कर लो, ठीक, पुटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, या फिर हाइपर टर्मिनल आप यूज कर लो, ठीक, या फिर अदर रिमोट एक्सेस के जो भी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशन की हेल्प से आप इसको क्या कर रहे हो, टेलनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान के चलता हूं कि सपोज आपने क्या किया, आपने कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर लिया सीएमडी, राइट, और कमांड प्रॉम्प्ट आपने यूज किया, इधर लिख लिया आपने टेलनेट और 113.1.1.1 को टेलनेट किया। तो ये टेलनेट किस लेयर का प्रोटोकॉल है, टेलनेट आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। तो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है तो इस कंप्यूटर से, कंप्यूटर एक ही है, उस पर आपने एक वेब ब्राउजर ओपन किया था और वेब ब्राउजर से आपने फेसबुक ओपन किया, सेकंड पार्ट आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और उस पर आप टेलनेट कर रहे हो इस वाले कंप्यूटर को। मतलब इस कंप्यूटर से अब दो रिक्वेस्ट जाएंगी, एक रिक्वेस्ट जाएगी फेसबुक से रिलेटेड, एक रिक्वेस्ट जाएगी इस कंप्यूटर को टेलनेट करने से रिलेटेड, रिमोट एक्सेस से रिलेटेड, राइट। दोनों में जो इसका सोर्स पोर्ट ये, इसका क्या होगा, जैसे सोर्स आईपी की हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर का जो आईपी है वो तो एक ही सोर्स आईपी, तो इस पे भी 10.10.10.1 रहेगा, समझिएगा, और डेस्टिनेशन आईपी 113.1.1.1, ठीक, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। देखिए सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो सोर्स पोर्ट क्या होगा, क्योंकि हम टेलनेट कर रहे हैं तो टेलनेट किसी एप्लीकेशन को यूज करके कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन कौन सा है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट इसका अपना एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट होगा, मैं इसको 66 ले लेता हूं, राइट, रैंडम पोर्ट नंबर है, वेल नोन पोर्ट नंबर नहीं है। लेकिन आपका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, आप रिक्वेस्ट किससे रिलेटेड कर रहे हो, टेलनेट से रिलेटेड। इसका मतलब यह है कि आप डेस्टिनेशन पे जिस पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका पोर्ट नंबर क्या है, तो टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है, वेल नोन पोर्ट नंबर क्या है इसका, फिक्स 23, तो इधर हो गया आपका 23, राइट। ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई, ये रिक्वेस्ट अब जाएगी इधर, राइट, ओके। अब ये रिक्वेस्ट गई तो इधर वापस रिप्लाई आएगा। तो देखिए अब वाया इंटरनेट के थ्रू अगर आप कनेक्टिविटी है तो दो रिप्लाई आ रहा है, एक रिप्लाई आ रहा फेसबुक का और दूसरा रिप्लाई आ रहा रिमोट एक्सेस वाले कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर एक ही है, रिसीवर जो मैं रिसीव कर रहा हूं वो एक ही है, बट मेरे पास दो एप्लीकेशन है, एक कमांड प्रॉम्प्ट है और एक गूगल है, एक हमारा क्या वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट है, एक गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम पे जब मैं रिक्वेस्ट रिसीव करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, तो मैं देखूंगा डेस्टिनेशन पोर्ट तो 555 है, कितना है 555। तो इसका मतलब यह है कि ये किससे रिलेटेड है, गूगल क्रोम एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो इसका आउटपुट कहां से करूंगा, गूगल क्रोम में। अगर मैं इसका रिप्लाई आ रहा है और वापस में डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लिखा हुआ है 666, तो इसका मतलब फिर मैं इसका जो आउटपुट दूंगा, जो रिमोट एक्सेस आपको शो करूंगा, वो किस पे शो करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट में। तो क्लियर हो गई। जब भी कोई एप्लीकेशन हम यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन से जब रिक्वेस्ट जाती है तो उसका एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो एप्लीकेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि हम लोग मल्टीपल रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, सारा कुछ मैं अभी आपको एप्लीकेशन ही बता रहा हूं, इसमें एक प्रोसेस ये भी है कि मान के चलिए जैसे अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा, किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है क्या कि सर आपने facebook.com तो ओपन कर लिया, राइट, आपने facebook.com ओपन कर लिया, बट कंप्यूटर को तो facebook.com इंटरनेट पे जब जाएगा तो इंटरनेट पे तो facebook.com से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि facebook.com कंप्यूटर तो आईपी एड्रेस से एक्सेस होगा ना, सर्वर किससे एक्सेस होता है, हमेशा आईपी एड्रेस से।
हम लोग इंटरनेट पे facebook.com, yahoo.com, gmail.com ये सारे डोमेन नेम देते हैं, नेम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब जब भी सिस्टम पे हम नेम प्रोवाइड करके किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो वेबसाइट क्या होती है, एक आईपी एड्रेस पे रन कर रही होती है। तो जितनी भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है, अगर मैं आपको इनिशियली समझाना चाहूं क्योंकि ये आपका फंडामेंटल टॉपिक है, तो आप इतना समझिए कि जब भी किसी की वेबसाइट आप ओपन करोगे तो वेबसाइट होता क्या है, एक वेब फोल्डर है, एक आपका फोल्डर है, और ये फोल्डर जो है ये वेब फोल्डर है। इसमें वेबसाइट के जो पेज वेब डेवलपर ने बनाए थे, डिजाइनर ने बनाए थे, वो सारे पेज इस फोल्डर में थे। इस फोल्डर को एक आईपी एड्रेस पे 115.1.1. पे सपोज होस्ट कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया कि इस आईपी को आप जब दोगे तो ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। अभी आप इतना ही समझिए, राइट। और उसके बाद में इस आईपी एड्रेस को मैप कर दिया गया, आप इसको मैप वर्ड बोलेंगे तब भी चलेगा। इस आईपी एड्रेस की मैपिंग कर दी गई एक नाम के साथ, वो नाम सपोज क्या है, फेसबुक है। वो नाम क्या है, फेसबुक है। तो इसकी मैपिंग कर दी गई, मतलब अब आप अपने कंप्यूटर पे जब आईपी नाम से कोई चीज ओपन करते हो, ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए ना, बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए डीएनएस होता क्या है। जब आप अपने कंप्यूटर पे किसी चीज को नेम से ओपन करोगे तो वो वापस क्या होगा, बीच में एक डीएनएस सर्वर होता है, एक सर्वर लगा होता है, ये काफी बड़ा रोल है। जब भी आप किसी चीज को नेम से ओपन करते हो, राइट, तो आपको भी पता है कि वो जो फोल्डर या जो वेब फोल्डर, जब वेब पेज आप एक्सेस कर रहे हो वो तो आईपी एड्रेस पर रनिंग में। इट मींस कोई एक सर्वर होगा जो आपके नेम को आईपी में रिजॉल्व करता होगा। तो ये नेम टू जो आईपी रिजोल्यूशन है, मतलब ये वाला जो नेम से आईपी के बीच में रिजोल्यूशन है, ये कौन कर रहा है, डीएनएस। तो डीएनएस सर्वर नेम टू आईपी रिजोल्यूशन करता है, अभी आपको इतना पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आपने फेसबुक एक्सेस किया था तो हुआ क्या होगा, क्योंकि मैं आपको पैकेट कैप्चरिंग बताऊंगा, मैं आपको इस वाले कंप्यूटर का जो आपका वाईफाई है, आप उसको क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में नेट चलाते हो तो नेट पे जो वाईफाई है उस वाईफाई के वाले इंटरफेस पे कैप्चर लगा दो आप, राइट। मैंने वायरशार्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लो, वायरशार्क नेट पे डालो, गूगल करो, आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए। वायरशार्क एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करोगे तो वायरशार्क जब आप ओपन करोगे तो आपके कंप्यूटर के जितने भी लाइन पोर्ट्स है वो दिखाएगा। आपने उसमें जो वाईफाई जिसके थ्रू आपने इंटरनेट चला रखा है उस वाले लैंड पोर्ट को आप क्या करो, उसको कैप्चर पे लगा लो। कैप्चर लगाओगे तो आपको दिखेगा कि जैसे ही आपने www.facebook.com किया तो उसके इसका मतलब क्या है, जैसे ही facebook.com किया तो इसके पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो है ही नहीं। ये जो मैंने आईपी लिया ना, ये ऐसे नहीं आएगा, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको इस कंप्यूटर से जो क्वेरी जाएगी वो सबसे पहले एक डीएनएस क्वेरी जाएगी, ये वाली इस डीएनएस के पास क्वेरी जाएगी, ठीक। तो आप जब पैकेट को कैप्चर करोगे तो दिखेगा कि डीएनएस क्वेरी गई और डीएनएस का क्या आया, रिप्लाई। तो रिप्लाई जो आया उस वाले पैकेट को हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करके देख लेंगे कि जो फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है, राइट। फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है, मैं फेसबुक कह रहा हूं, जो भी आपके मल्टीपल वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हो, आपने कैप्चर लगाया है, तो आपका जो डीएनएस से रिप्लाई आएगा, डीएनएस का रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई में आपको आईपी एड्रेस दिख जाएगा। उस आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन अटैच होके तब ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, राइट। तो किसी के मन में अगर ऐसा कोई डाउट आ रहा था, हो सकता है जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो, उसे लग रहा होगा कि नेम से कैसे जाएगा, पहले तो क्वेरी कहां जाएगी, डीएनएस के बाद। तो ऑब्वियस सी बात, पहले क्वेरी कहां जाएगी, यहाँ रखा होगा डीएनएस सर्वर, डीएनएस क्वेरी जाएगी, डीएनएस रिप्लाई आएगा, रिप्लाई में इस आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद डिटेल फिल करके फिर ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, सिंपल, ठीक है, ओके। तो मैंने एप्लीकेशन लेयर पे आपको ये मल्टीपल थिंग्स जो डिस्क्राइब करनी थी वो मैंने कर दी कि क्या क्या चीजें एप्लीकेशन लेयर पे परफॉर्म होती, राइट। अभी तो मैंने सिंपल आपको बताया कि एप्लीकेशन लेयर पे ये इंफॉर्मेशन जाती है और सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट का मैंने आइडिया दिया, ठीक है। तो इसको बताने के बाद मैं आपको इतना कह रहा हूं कि अगर आप वेब पेज एक्सेस कर रहे हो तो एप्लीकेशन लेयर पे सारे प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन अटैच है, हर कंप्यूटर में प्रेजेंट है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडोज का हो या लिनक्स का हो या किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी ने एप्लीकेशन प्रोटोकॉल स्टैक में सारे प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन अटैच है।
जितने भी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, राइट। और वो सभी प्रोटोकॉल से रिलेटेड जब आप कोई ऐसे रिक्वेस्ट करते हो वेब पेज की, तो वो चूज कर लेता है क्या, HTTPS। जब आप रिमोट एक्सेस करोगे तो चूज कर लेगा क्या, टेलनेट। और जब आप क्या करोगे, फाइल सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो चूज कर लेगा FTP। तो इट मींस, अब फिर वही पुराने वाले पॉइंट पे चलते हैं, इट मींस कि जब भी किसी कंपनी ने, जब भी किसी वेंडर ने, मैन्युफैक्चरर ने जो डिवाइस बना रहा है, उसने एप्लीकेशन बनाया होगा या फिर हार्डवेयर बनाया होगा, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा होगा कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। वो सारे प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में एप्लीकेशन लेयर पे, लेवल पे प्रेजेंट होगी, राइट। ओके, तो इस तरीके से एप्लीकेशन लेयर का क्या रोल है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर को डिटेल से डिस्कस करने के बाद अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर की, राइट। प्रेजेंटेशन लेयर का मीनिंग क्या है, मैं ऐसे ही बताता हूं। देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर का मीनिंग ये है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन एंड डिकॉम्प्रेशन, ये सारी चीजें परफॉर्म होती है प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, तो डिटेल से बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। देखिए, ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर का मीनिंग क्या है, देखिए एप्लीकेशन पे तो जो आपने एक एप्लीकेशन यूज किया, इसको आप यूजर इंटरफेस लेयर भी बोल सकते हैं। एप्लीकेशन इज अ यूजर इंटरफेस लेयर, जहां यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड होता है, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर के बाद आपने एक इंटरफेस में डिटेलिंग दे दी कि www.facebook.com, बट कंप्यूटर किसी भी चीज को वर्ड्स में तो नहीं समझेगा ना। कंप्यूटर का जो मशीन जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर का जो मशीन लर्निंग लैंग्वेज है वो क्या है, उसको बिट्स में आपको डेटा देना पड़ेगा, राइट। बिट्स में डेटा देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप प्रेजेंटेशन लेयर पे इंक्रिप्शन प्रोवाइड करोगे। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, इंक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन होगा। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर पे जो आपका वर्ड्स में डेटा आ रहा था ना, वो मशीन लर्निंग जो लैंग्वेज है, मशीन किस तरीके से अंडरस्टैंड करेगी, उसमें कन्वर्ट होगा विद हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को इंक्रिप्शन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को इंक्रिप्शन बोलते हैं, राइट। क्योंकि अभी देखिए बेसिक फंडामेंटल है ना, तो ये फंडामेंटल्स के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको बहुत डिटेल से नहीं जा रहा हूं, नहीं तो इंक्रिप्शन का तो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स है इंक्रिप्शन के लिए, राइट। तो अभी इतनी बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर पे जो काम होंगे वो क्या होगा, इंक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन एंड डिकॉम्प्रेशन। देखिए, अब मैं अगर आपको यहां पे बोलूं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि भाई देखिए वर्ड्स में डेटा आ रहा है तो कंप्यूटर तो वर्ड्स को समझेगा नहीं, तो उसको इंक्रिप्ट करना पड़ेगा, मींस बाइनरी में आ जाएगा डेटा हमारा, ओके, कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप ऐसे बोलिए। अगर एक एंड पे इंक्रिप्ट होगा तो दूसरे एंड पे क्या होगा, डिक्रिप्ट भी तो होगा, ओके। अब कॉम्प्रेस और डिकॉम्प्रेस का मीनिंग क्या है, देखिए कॉम्प्रेस और डिकॉम्प्रेस का रोल कहां पे आ गया, जिस कंपनी ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उस कंपनी में उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते समय ये फिक्स किया होगा, जो भी प्रोग्रामर होगा उसने ये फिक्स किया होगा कि कॉम्प्रेशन और डिकॉम्प्रेशन होना है। कॉम्प्रेस का कितना कॉम्प्रेस होकर डेटा जाएगा, ये सारा का सारा कोडिंग का पार्ट है, ओके। तो अभी प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब आप इतना समझ गए कि हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, डेटा को मुझे किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो जो इंक्रिप्शन परफॉर्म होगा मशीन लर्निंग लैंग्वेज के लिए, मशीन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो इंक्रिप्शन जो परफॉर्म होगा वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे परफॉर्म होगा। ये प्रेजेंटेशन लेयर का छोटा सा रोल था, ओके। अब हम लोग बात करते हैं सेशन लेयर। देखिए सेशन लेयर का मीनिंग तो आप समझ सकते हैं, मतलब आप किसी के साथ मल्टीपल, जैसे आपके पास 3 लोग हैं और 3 लोगों से आप अलग अलग बात कर रहे हैं, राइट।
तो इसका मतलब आपके 3 सेशन हो गए। सीधी सी बात है कि आपके पास जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आप 3 लोगों से कर रहे हैं, तो आपके पास मल्टीपल सेशंस बन गए। इस तरीके से नेटवर्क में भी, सपोज मैं वेब ब्राउजर को एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वेबसाइट आप ओपन करते रहते हो, तो जब भी आप वेब ब्राउजर ओपन करोगे गूगल क्रोम, तो आप पहली टैब ओपन करते हो फेसबुक, दूसरी टैब यूट्यूब, तीसरी टैब इंस्टा, चौथी टैब याहू। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन में आप मल्टीपल टैब की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल वेबसाइट्स को, मल्टीपल वेब सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हो एक ही एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट सर्वर्स को जब आप एक्सेस करते हो विद डिफरेंट टैब, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, जो मल्टीपल सेशन बन गए, मल्टीपल टैब ओपन करने का मतलब मल्टीपल सेशन हो गए ना, तो ये जो मल्टीपल सेशंस हैं, इन सेशंस को सेपरेट रखने का काम, अलग अलग रखने का काम किस लेयर का है, सेशन लेयर का। क्लियर हो गई बात, सेशन लेयर का इतना ही रोल है। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि यार अगर मैं एक ही एप्लीकेशन यूज करता हूं, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना एप्लीकेशन का एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट होता है, तो आपके दिमाग में आया कि मैं अगर एक एप्लीकेशन गूगल क्रोम ओपन करता हूं, मेरे पास मल्टीपल टैब्स आ जाती हैं, तो मल्टीपल टैब के बाद में कैसे, किस तरीके से हमारा डेटा ओपन होगा, क्योंकि रैंडम पोर्ट नंबर तो एक ही नहीं। अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हो गूगल क्रोम, उसके में मल्टीपल टैब्स ओपन करते हो, तो हर टैब का अपना एक रैंडम पोर्ट नंबर होगा। जिस टैब के अंदर आपने फेसबुक की रिक्वेस्ट की होगी उस टैब में फेसबुक ओपन होगा, जिस टैब में आपने यूट्यूब की रिक्वेस्ट की होगी उस टैब में यूट्यूब ओपन होगा, वो किसी दूसरे टैब में ओपन नहीं हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप सेशन लेयर को समझ सकते हैं कि सेशन लेयर का यूज ये है कि मल्टीपल सेशंस को सेपरेट रखने का काम, अलग अलग रखने का काम परफॉर्म कहां होता है, सेशन लेयर पे, राइट। तो यहां तक का पार्ट आपका काफी इजी था, मतलब एप्लीकेशन लेयर तो हम लोगों ने डिटेल से पढ़ी, बट इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन लेयर आपको आइडिया लग गया क्या है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, डिकॉम्प्रेशन परफॉर्म होगा कहां पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे सेशंस को डिफरेंट अलग अलग रखने का, जो सेपरेट रखने का काम है वो किसका है, सेशन लेयर पे। भाई इतना तो आपको अच्छे से क्लियर। अब हम लोग जो मेन पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर को हम बहुत डिटेल से समझेंगे, जैसे हमने एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात की थी, उसी डिटेल से हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर का रूल क्या है, देखो आप ऐसा समझिए कि ये लोअर लेयर्स हैं, ये अपर लेयर्स हैं। अपर लेयर्स को सर्विसेज हम लोअर लेयर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो लोअर लेयर्स हैं ये सर्विसेज देती है किसको, अपर लेयर पे, क्योंकि अपर लेयर पे आपका क्या था, डेटा। तो इस डेटा को प्रोसेस कराना है, इस डेटा को हर लेयर वाइज प्रोसेस कराना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारी लोअर लेयर सर्विसेज दे रही है, राइट। ओके, अब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये होगा, इसके पास आपने भाई कोई एक रिक्वेस्ट मान लेता हूं कि ये टेलनेट की रिक्वेस्ट ले लेता हूं, राइट, कि आपने एप्लीकेशन पे किसी दूसरे सामने वाले कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस कर रहे हो, आप 2 कंप्यूटर ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सामने वाले कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस कर रहे हो, कि जब भी आप रिमोट एक्सेस करोगे तो ये क्या होगा, जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, तो अब ये टेलनेट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, आप बोलो 2 सर्विसेज चलती हैं, 2 प्रोटोकॉल, एक आपका टीसीपी प्रोटोकॉल हो गया, एक आपका यूडीपी प्रोटोकॉल हो गया। ये दोनों प्रोटोकॉल्स कहां वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोटोकॉल टीसीपी, जो आपने सर्विस क्रिएट की है, जो आपने एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट की है, मीन टेलनेट की रिक्वेस्ट, आपने रिमोट एक्सेस की रिक्वेस्ट की, उसका पोर्ट नंबर कितना है, 23। तो जो टेलनेट प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल किस सर्विस को यूज करेगा, ये कौन बताएगा, ये हमारा ओएसआई मॉडल तो नहीं बताएगा, ये बताएंगे जिसने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, जिस कंपनी ने एप्लीकेशन मैन्युफैक्चर किया, उस कंपनी ने ये फिक्स किया कि जब आप टेलनेट करोगे एट दैट टाइम ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस टेलनेट के लिए इन 2 में से टीसीपी प्रोटोकॉल काम करेगा। ये एप्लीकेशन में प्री डिफाइंड है, ये एप्लीकेशन के अंदर प्री डिफाइंड है। तो भाई ठीक है ना कि ये टेलनेट जो था, ये टेलनेट की इंफॉर्मेशन आ गई और इधर आपका टीसीपी अटैच हो गया किसके साथ, टेलनेट के साथ, राइट।
टेलनेट ने टीसीपी चूज क्यों किया? इसलिए क्या, क्योंकि एप्लीकेशन में प्रीडिफाइंड था कि टेलनेट टीसीपी चूज करेगा, एचटीटीपीएस भी क्या करेगा, टीसीपी चूज करेगा, डीएनएस आपका क्या चूज करेगा, यूडीपी चूज करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका प्रोग्रामर का पार्ट है, उसने प्रीडिफाइंड किया कि जब भी हम टेलनेट की सर्विस एक्सेस करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके जो दो सर्विसेज हैं टीसीपी और यूडीपी, इसमें से टीसीपी वाली सर्विस यूज होगी फॉर टेलनेट। ये आपका क्लियर होगा बिल्कुल पॉइंट को, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टेलनेट आ गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये क्या बन गया, एक सेगमेंट। आप बात को समझिएगा, ये आपका बन गया एक कंप्लीट, ये क्या बन गया आपका एक सेगमेंट। तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन करते हैं, क्यों करते हैं? अब बात समझिए, देखिए अगर मेरे पास डेटा साइज बड़ा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम उसको मल्टीपल स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और सभी के साथ इस टीसीपी की इंफॉर्मेशन को, टीसीपी हेडर को अटैच कर देते हैं। सपोज मैंने सेगमेंट्स को मल्टीपल सेगमेंट्स में बांट दिया, एक बड़े सेगमेंट को, राइट, और इसके सभी के साथ मैंने टीसीपी हेडर की इंफॉर्मेशन अटैच कर दी। ठीक हो गया सेगमेंटेशन। ठीक, तो ये तो आपको पता चल गया जो सेगमेंट्स बनेंगे, सेगमेंटेशन कहां होगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होगा। अब हम लोग बात करते हैं टीसीपी और यूडीपी। मेन पॉइंट ये कि अगर टीसीपी की हम लोग बात करें और यूडीपी की बात करें तो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है टीसीपी और यूडीपी में? तो ये तो बेसिक सा डिफरेंस है, सभी को पता होता है कि टीसीपी इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यूडीपी इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो ये तो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया, ये हमारा आपका कनेक्शन लेस हो गया, राइट। तो कनेक्शन ओरिएंटेड है तो रिलायबल होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है तो नॉन रिलायबल है। तो ये आपका रिलायबल हो गया और ये आपका अनरिलायबल हो गया। ठीक है भाई, अगर कोई चीज कनेक्शन ओरिएंटेड है मतलब लॉजिक है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब एक्नॉलेजमेंट आएगा और एक्नॉलेजमेंट आएगा तो स्लो होगा। अगर मैं कहता हूं हेलो और आपके एक्नॉलेजमेंट का मैं वेट करता हूं तो इट मींस मैं डेटा डिलीवर करूंगा या मैं जो भी अपनी बात बोलूंगा उसके लिए टाइम लगेगा ना, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये आपका स्लो हो गया डेटा ट्रांसफर। ये आपका यूडीपी फास्ट है, और भाई यूडीपी तो फास्ट हो गई होगा, इसलिए फास्ट होगा कि आपको सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट लेने नहीं, आपको डिलीवर करना, अपना पैकेट भेजते रहना, इसीलिए अनरिलायबल भी है। और अनरिलायबल है तो फास्ट तो है क्योंकि सामने वाले से कोई एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरीके से टीसीपी और यूडीपी का एक बेसिक डिफरेंस था, राइट। अब टीसीपी के साथ जो हमें डिस्कस करना है वो थ्री वे हैंडशेक के बारे में बात करनी है, राइट। टीसीपी में थ्री वे हैंडशेक के बारे में बात करनी है, विंडोइंग के बारे में बात करनी है, फ्लो कंट्रोल के बारे में बात करनी। ये तीन चीजें हैं जो हमें टीसीपी वाले पॉइंट में डिस्कस करनी। तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूं कि थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, विंडोइंग क्या होती है, या फिर फ्लो कंट्रोल क्या होता है टीसीपी में। क्योंकि आपको पता है कि जो भी सेगमेंट्स हैं उसके साथ जो हेडर अटैच हुआ है वो कौन सा अटैच हुआ है, टीसीपी। तो इसका मतलब अब आपने सेगमेंट्स, मतलब आपके पास ये रहा डेटा, इसके आपने मल्टीपल सेगमेंट्स बनाए। अब इन मल्टीपल सेगमेंट्स के साथ जो हेडर अटैच है वो टीसीपी है, और टीसीपी तो कनेक्शन ओरिएंटेड है। इट मींस जब आप सेगमेंट्स भेजोगे तो सामने वाले को, जब मैंने वन पैकेट भेजा तो वो मुझे क्या देगा, एक एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट के बाद में, उसके एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद मैं फिर से उसके एक्नॉलेजमेंट का भी एक एक्नॉलेजमेंट दूंगा, ठीक है, कि उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो। तो थ्री वे जो हैंडशेक है वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, फिर ये समझेंगे कि इस जो स्लो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर फास्ट करना है तो क्या किया जा सकता है, राइट। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक में मैं सिंपल दो कंप्यूटर कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक। इन दो कंप्यूटर्स को लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सेगमेंट्स थे उसके साथ हेडर अटैच था टीसीपी। टीसीपी इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि हमारा जो PC1 और PC2, PC1 PC2 को एक सिन भेजेगा, सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन इनिशिएट करेगा कौन, हमारा PC1। तो ये भेजेगा सिन,
सिंक्रोनाइजेशन, सिंक का मतलब सिंक्रोनाइजेशन। तो सामने वाला अगर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो ये हमको भेजेगा सीन एक, एक्नॉलेजमेंट। जैसे आप फोन पे कहते हो हेलो, वो कहता हाजी बताएं, तो हाजी बताएं क्या था, हाजी बताएं तो ये था कि उसका एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि हम प्रेजेंट है, अब आप अपना डेटा डिलीवर कर सकते हो। बट यहां पे क्या है, एक सीन जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, और इसी एक्नॉलेजमेंट का एक एक्नॉलेजमेंट और जाएगा। इसी को बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो PC2 से एक्नॉलेजमेंट आया उसी का एक्नॉलेजमेंट PC1 वापस रिवर्ट करेगा PC2 को कि आपका मशीन का एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल गया है। लेकिन ध्यान रखना कि जब ये एक्नॉलेजमेंट आए, क्योंकि मैं पैकेट ओपन करने की बात कर रहा हूं, पैकेट को कैप्चर किया, देख लेंगे, पैकेट को कैप्चर करेंगे, देखेंगे जो सीन एक आया इस पे सपोज सीक्वेंस नंबर इसने मान लो 22 दिया, राइट, तो वापस जो PC1 एक्नॉलेजमेंट इसको देगा, वो वाला पैकेट ओपन करके देखेंगे और देखेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर इधर भी क्या जा रहा, नंबर क्या हो रहा है 22। मतलब ये जो एक जा रहा है दूसरा वाला, ये इसी सीन एक का एक्नॉलेजमेंट है, तभी दोनों का सीक्वेंस नंबर कॉमन है। ठीक, तो आपको थ्री वे हैंडशेक का लॉजिक तो समझ में आ ओके। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई प्रॉब्लम ये है कि एक पैकेट सेगमेंट आपने भेज दिया टीसीपी हेडर के साथ, तो एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे, फिर अपना एक एक्नॉलेजमेंट इधर से भेजेंगे, दूसरा भेजेंगे, इससे बहुत डिले हो जाएगा। तो नेटवर्क के अंदर होता क्या है कि जितने भी लोग एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं, वो विंडोइंग का एक साइज होता है, उनका विंडोइंग साइज होता है। आप इस चीज को पढ़ो, देखो विंडोइंग साइज क्या है कि अगर विंडोइंग साइज है कि मैं भाई 15 पैकेट भेजूंगा, कितने 15 पैकेट भेजने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मैं एक पैकेट भेजने के बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं चाह रहा, तो विंडोइंग का साइज आपने क्या सेट कर रखा है, ये मैं नहीं सेट करूंगा, जिसने एप्लीकेशन डिजाइन की है, या OSI मॉडल नहीं सेट करेगा, जिसने एप्लीकेशन डिजाइन किया है, जिसने एप्लीकेशन बनाया हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि विंडोइंग साइज क्या होगा। विंडोइंग साइज 15 पैकेट्स का है, इसका मतलब इसको पता चल गया कि भाई 15 पैकेट भेजने के बाद, मतलब विंडोइंग का जो साइज होगा, मैं साइज की बात कर रहा हूं, उसका जो साइज कंप्लीट होने के बाद इधर से ये एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, और जब इसके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो फिर से 15 भेजेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर से 15 भेज दिए। इस तरीके से वो हर पैकेट के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विंडोइंग साइज का मतलब आ गया। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि भाई इसने 15 पैकेट इधर भेजे, उसमें से एक या दो पैकेट मिस हो गए, एक या दो पैकेट मिस हो गए, और अगर एक या दो पैकेट मिस हो गए तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इसलिए इसको कैसे पता चलेगा कि एक पैकेट मिस हो गया, दो पैकेट मिस हो गए, भाई इसको पता है कि विंडोइंग का साइज क्या है, ये सारे पैकेट को रीअरेंज करेगा अपने पास, जब इधर से आ रहे होंगे तो उसको अरेंज करेगा ना प्रॉपर, और अरेंज करने में देखेगा कि दूसरे नंबर या तीसरे नंबर या चौथे नंबर का पैकेट तो आया ही नहीं, और नहीं आया तो ये इसके लिए उसको रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से उस पैकेट को ये सेंड करेगा, राइट। तो आपको विंडोइंग का मीनिंग समझ में आ गया कि विंडोइंग का मतलब ये है कि एक साइज है विंडोइंग का, उतने पैकेट सेंड होने के बाद तब एक्नॉलेजमेंट आप रिसीव करोगे। ओके, हर पैकेट के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना तो काफी स्लो हो जाएगा प्रोसेस। ओके, अब मैं आपको बता रहा था एक पॉइंट और था, फ्लो कंट्रोल, राइट। मैंने आपको पहले बताया आपका थ्री वे हैंडशेक हो गया, राइट, आपका विंडोइंग हो गया। अब मैं बता रहा हूं आपको फ्लो कंट्रोल। देखिए अभी टीसीपी की बात कर रहे हैं हम, फ्लो कंट्रोल। देखिए फ्लो कंट्रोल क्या होता है, इस बात को समझिए। फ्लो कंट्रोल का सीधा रिलेशन है बफरिंग से। अगर अभी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो क्लियर आता है, हमने क्लिक किया तुरंत चल गया। बट अगर हम आज से 7 साल 8 साल पहले की बात करें, 4 या 5 साल पहले की बात करें, तो होता क्या था कि जब आप किसी बड़े वीडियो को ऑनलाइन देखते थे तो उसमें क्या होता था, थोड़ी देर के लिए बफरिंग होती थी, और थोड़ा सा वीडियो जितनी बफरिंग कंप्लीट हो जाती थी उतना वीडियो चल जाता था, उसके थोड़ी देर बाद फिर से बफरिंग होती थी 2 मिनट की, तो आप 2 मिनट का वीडियो देख लेते थे, फिर से 2 मिनट की बफरिंग, ऐसे चलता था क्योंकि नेट स्लो था, राइट, नेट स्लो था। अब बफरिंग का मीनिंग क्या है, देखो भाई PC2 को पता है कि मैं केवल और केवल 10 पैकेट प्रोसेस कर पाऊंगा एट ए टाइम। PC2 को पता है कि मैं केवल 10 पैकेट के डेटा को
प्रोसेस कर पाऊंगा। इसका जो बफर साइज है उसकी कैपेसिटी है कि ये 10 पैकेट के डेटा को ले सकता है बस। ठीक, तो PC2 क्या करेगा, ये इसको 10 पैकेट भेजेगा। PC2 के पास 10 पैकेट जब जाएंगे ना तो ये क्या करेगा, 10 पैकेट लेने के बाद इसका बफर फुल होगा, और बफर फुल होते ही ये वापस इसको बोलेगा स्टॉप, कि अब आप मेरे को पैकेट मत भेजो। इसके पास मान लेते हैं टोटल पैकेट 100 है, और इसने इसको जब पैकेट भेजे तो इसने अपने पास 10 पैकेट रिसीव किए, और 10 पैकेट रिसीव करने के बाद इसने इसको बता दिया कि मेरा बफर क्या है, फुल। क्या, स्टॉप सिग्नल के थ्रू इसने इसको एक सिग्नल भेजा, स्टॉप सिग्नल। अब आप कहोगे स्टॉप सिग्नल क्या, कोई मैसेज भेजेगा? तो फिर मैंने आपको सारी चीजें बताई है। आईपी हेडर अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ये बताया कि जब भी कोई कंप्यूटर है कोई भी चीज रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये कम्युनिकेशन किसमें होगा, बिट्स में। इसका मतलब इधर क्या होगा, इधर पैकेट में एक बिट होती है। कौन सी बिट होती है? एक ईसीएन बिट होती है, राइट, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन बिट। उस बिट को ये क्या कर देगा, 1। जैसे ही इसके पास एक मैसेज आया और मैसेज में वो बिट एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन वाली बिट 1 दिखी, ये इसको पैकेट भेजना स्टॉप कर देगा। केवल 10 पैकेट भेजे, और भाई 10 पैकेट भेजे, इसने प्रोसेस कर लिए, और प्रोसेस करने के बाद ये वापस एक रेडी सिग्नल भी भेजेगा कि मैं अब रेडी हूं। मेरे पास आपने 10 पैकेट भेजे, मैंने प्रोसेस कर दिए। प्रोसेस करने के बाद 10 पैकेट आपने भेजे, फिर मैंने आपको बोला कि 10 ही चाहिए, स्टॉप। तो मैंने उस 10 को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद एक रेडी सिग्नल भी भेजा, और रेडी सिग्नल के बाद आपने फिर से मेरे को 10 भेजे, फिर मैंने प्रोसेस किए। तो ये क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल, राइट। ऐसा नहीं करना कि एक साथ सारा का सारा पैकेट रिसीव कर लिया, तो ये भी प्रोसेस कैसे करेगा? जितना इसका बफर का साइज होगा उतने पैकेट रिसीव करेगा, उनको प्रोसेस करेगा उसके बाद में। बट 2 पॉइंट समझने की जरूरत है। एक ये स्टॉप सिग्नल भेजेगा, और जब ये प्रोसेस कर चुका होगा तो एक रेडी सिग्नल भेजेगा। स्टॉप सिग्नल तब भेजेगा जब ECN बिट को क्या करके 1 करके भेजेगा। रेडी सिग्नल में भी कंजेशन व्यू की बिट को क्या करके भेजेगा, सेकेंड बिट होती है, उसको क्या करके भेजेगा, 1 करके भेजेगा। तो इसको पता चल गया कि ओके, अब इसको हमें क्या करना है, पैकेट भेजना है, इसको भेज देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में बात आई कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो क्या है, राइट। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिंपल था कि जो भी ऊपर से सेगमेंट आए हैं उन सेगमेंट्स को मल्टीपल स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, और सभी के साथ उस सेगमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विस यूज करनी है उस प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को एज ए हेडर अटैच कर देना। ओके, ये प्रोसेस आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क लेयर की। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये डिटेल्स जो मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूं, ये मैं प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर अटैच करके दे दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर अटैच करके मिल जाएंगे, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब आप पैकेट ओपन करके देखते हो ना कि आपने देखा कि ये पोर्ट नंबर क्या जा रहा है, वापस रिप्लाई क्या आ रहा है, डीएनएस की क्वेरी गई है, डीएनएस का रिप्लाई भी आया, एक एक पैकेट आप ओपन करके देख लो तो आपको कॉन्फिडेंस बनता है, आपको चीजें समझ में आती है, रिलेट कर पाते हो उससे, ठीक है। तो मैं नेटवर्क लेयर की बात कर रहा हूं। तो नेटवर्क लेयर में अगर हम लोग बोले तो जो नेटवर्क लेयर है ना, इसका रोल क्या है, इस बात को समझते हैं, राइट। देखो, आपका जो पैकेट है ना भैया, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद अगर वाया राउटर आपका पैकेट बाहर जाएगा तो राउटर पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, IPv4 चल रहा होगा, या फिर IPv6 चल रहा होगा। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये सारे के सारे राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं इरेज करता हूं, फिर बात करते हैं हम लोग। देखो, हम लोग नेटवर्क लेयर के बारे में जो डिस्कस करें, वो क्या है, आप इस बात को समझिए। देखिए, नेटवर्क लेयर का मीनिंग क्या है। नेटवर्क लेयर में देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर का तो काम हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट क्रिएट हो गया जिसमें टेलनेट के साथ आपका TCP है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट रेडी। अब ये कहां आएगा, नेटवर्क लेयर पे। और जब नेटवर्क में आएगा तो ये जो सेगमेंट आएगा, ये वाला, ये जो आया था, ये कंप्लीट ना, ये आएगा। इसके साथ नेटवर्क लेयर पे IP हेडर अटैच हो जाएगा, राइट।
नेटवर्क लेयर पे आईपी हेडर अटैच हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि ये पता नहीं है कि नेटवर्क लेयर का आपका IPv4 आप यूज कर रहे हो या IPv6। अगर आप IPv4 यूज कर रहे हो तो V4 का हेडर अटैच हो जाएगा, अदरवाइज IPv6 यूज कर रहे हो तो V6 हेडर की इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर पे अटैच हो जाएगी। अब नेटवर्क लेयर पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। आपका एक हो गया IPv4 हो गया, IPv6 हो गया, ठीक है। ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स कहां काम करते हैं? नेटवर्क लेयर पे। ICMP प्रोटोकॉल भी आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो पिंग करते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इतना समझते हैं कि अगर हमने IPv4 यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर पे IP है उसमें V4 वर्जन चल रहा है, तो V4 के हेडर अटैच होगा, V6 से तो V6 के हेडर की इंफॉर्मेशन अटैच होगी। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, इन प्रोटोकॉल को बोलते हैं हम लोग राउटेड प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल, ठीक। राउटेड प्रोटोकॉल की हेल्प से ही आप अपने पैकेट को प्रोसेस कर पा रहे हो दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए। मतलब एक नेटवर्क के अंदर अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए, नेटवर्क्स में कनेक्शन क्रिएट करना है, तो देन आपका IPv4 या IPv6 प्रोटोकॉल को राउटर पे प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई? तो इसको भाई ऐसे समझ लो कि ये रहा आपका राउटर, ये रहा आपका सोर्स कंप्यूटर, ये आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर। राउटर क्या करेगा? आपके पैकेट में जो इंफॉर्मेशन चेक करेगा, ये सोर्स IP चेक करेगा और डेस्टिनेशन IP चेक करेगा, राइट। राउटर देखेगा डेस्टिनेशन IP, अगर आपके पैकेट में IP की इंफॉर्मेशन है तो उस IP के अकॉर्डिंग राउटर आपका पैकेट उस डिवाइस तक भेज देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटोकॉल्स है, ये प्रोटोकॉल्स राउटेड प्रोटोकॉल्स है, और अगर आपको नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कराना है तो इन प्रोटोकॉल की हेल्प से ही पॉसिबल है। अगर आपके पैकेट में सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको कनेक्टिविटी और रीचेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी? नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर का पार्ट आपका हो गया कंप्लीट, ओके। तो इस पे अब आपको इतना समझ में आ गया कि जैसे ही इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे आई, हेडर की इंफॉर्मेशन अटैच हो गई। जब हेडर की इंफॉर्मेशन अटैच हो गई तो ये बन गया आपका पैकेट। ये क्या बन गया आपका? पैकेट। तो नेटवर्क लेयर पे आपका क्रिएट हो गया पैकेट। अब नेटवर्क लेयर के बाद ये कहां जाएगा भाई? डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, तो डेटा लिंक लेयर में इसकी इंफॉर्मेशन अटैच होगी, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर पे इसकी जो इथरनेट हेडर है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका जो इनकैप्सुलेशन की बात करोगे तो आपका HDLC हो गया, इथरनेट हो गया, PPP हो गया, मल्टीपल आते हैं ना। तो HDLC तो आपका सीरियल लिंक पे हो गया, इथरनेट आपका मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे हो गया, राइट। तो आप इतना समझिए कि डेटा लिंक लेयर पे जब ये इंफॉर्मेशन आएगी तो ये तो हो गया आपका पैकेट, राइट। और इसके साथ लेयर 2 की इंफॉर्मेशन अटैच होगी, मतलब सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, राइट। मींस इथरनेट हेडर आपका अटैच हो जाएगा। कहां पे? डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर की प्रोसेस हो गई तो ये कहां जाएगा? फिजिकल लेयर पे। अब देखो फिजिकल लेयर पे क्या होगा, मैंने आपको फिजिकल लेयर सबसे लास्ट में लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि फिजिकल लेयर से डायरेक्ट आपकी ये वायर कनेक्ट है कि डेस्टिनेशन आपको कहां जाना है इस कंप्यूटर पे। तो फिजिकल लेयर से वायर गई हुई है ना, तो अब जो डेटा जाना है वो डेटा किस में जाना है? लिंक के थ्रू जाना है। तो लिंक के थ्रू जाना है तो इसका डेटा फॉर्मेट साइज क्या होगा? ये फिर बाइनरी होना चाहिए, राइट। इसका फॉर्मेट साइज क्या होगा? बाइनरी होना चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग जो लैंग्वेज उसी में तो जाएगा। जब भी मीडिया में डेटा जाता है फिजिकल लेयर पे तो 010101 के फॉर्मेट में जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब आप इस पैकेट को कैप्चर करोगे तो 0101 नहीं, यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मिलेगा। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के फॉर्म में शो करेगा, ओके। तो वो भी बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल और बाइनरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं कन्वर्ट करने में। तो इस तरीके से देखा जाए तो फाइनली इस कंप्यूटर के पास डेटा आ गया।
अब वही बात है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई ये सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन एप्लीकेशन लेयर पे जब आपने कमांड प्रॉम्प्ट में टेलनेट कर रहे हो तो उसका आउटपुट भी तो कमांड प्रॉम्प्ट में ही आएगा। मतलब एप्लीकेशन लेयर से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो एप्लीकेशन पे ही उसका आउटपुट भी शो करेगा। तो इट मींस अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो लगी हुई है ना, ये वन बाय वन अटैच होगी और रिमूव होती चली जाएगी। मतलब आप ऐसे समझ लो यार कि ये सारी इंफॉर्मेशन टीसीपी हेडर की इंफॉर्मेशन अटैच हुई, फिर आईपी हेडर अटैच हुआ, फिर लेयर 2 इंफॉर्मेशन अटैच हुई। ये अब वन बाय वन क्या होगा, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन रिमूव होगी, फिर लेयर 3 की इंफॉर्मेशन रिमूव होगी, फिर टीसीपी का हेडर रिमूव होगा, उसके बाद में ये टेलनेट की सर्विस जाके उस कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको एक इसको डिटेल से करने के लिए फाइनली लास्ट पॉइंट है, तो मैं आपको इसको किस डिटेल से बताता हूं, उस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए भाई कि ये रहा आपका कंप्यूटर सेंडर और ये रहा आपका रिसीवर, ये सेंड करने वाला है और ये आपका रिसीव करने वाला, ठीक है। जब आप सेंड करोगे, अब सारी चीजें आपको पता ही है, तो एप्लीकेशन लेयर का काम हो गया। इसने देखा कि भाई टेलनेट करना है, तो टेलनेट इसने जब कमांड प्रॉम्प्ट में आपने क्या लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और इसने आपने लिखा टेलनेट, तो इसके पास में एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स है, उसमें से जो चूज कौन सा हो जाएगा, मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स है, जो चूज हो जाएगा वो आपका टेलनेट वाला चूज हो गया, राइट। टेलनेट चूज हो गया, उसके बाद में ये प्रोसेस करेगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो भी है वो प्रोसेस होगी, होने के बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी हेडर के साथ जो भी है इंफॉर्मेशन आपके डेटा की, टेलनेट है आपका, वो इंफॉर्मेशन अटैच हो जाएगी, सेगमेंटेशन होगा। अब डिपेंड करता है, टेलनेट अगर डीएनएस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टीसीपी की जगह यूडीपी होगा आपका, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन ये किसकी थी, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन थी, मींस लेयर, ये आपका हो गया लेयर 5, लेयर 3, लेयर 4 की इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। लेयर 4 की इंफॉर्मेशन के बाद आप आ जाओ लेयर 3। लेयर 3 में सब नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, तो इधर आपका एक आईपी हेडर अटैच हो गया और आईपी हेडर अटैच होने के बाद प्लस आपका ये सेगमेंट आ गया। अब इसके बाद आपका पैकेट हो गया और यहाँ पे लेयर 2 की इंफॉर्मेशन अटैच हो गई, मींस आपका मैक एड्रेस और सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक इंफॉर्मेशन अटैच हो गई, ये हो रहा था। अब ये उसके बाद में बिट में आ गया 010101 करके, और दूसरे एंड पे ये आपका क्या है, फिर से फिजिकल लेयर है, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आपका हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट के बाद आपका सेशन, सेशन के बाद आपका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद आपका एप्लीकेशन लेयर, राइट। अब क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन आई, अब इधर लेयर 2 की इंफॉर्मेशन रिमूव होगी, लेयर 3 की इंफॉर्मेशन रिमूव होगी, लेयर 4 की इंफॉर्मेशन रिमूव होगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा, इस बात को समझो, थोड़ा सा समझिए। ट्रांसपोर्ट लेयर पे इंफॉर्मेशन क्या बचेगी, टीसीपी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये अगर आईपी हेडर की इंफॉर्मेशन हट गई तो सेगमेंट में क्या रहेगा, टीसीपी प्लस टेलनेट, टीसीपी एंड टेलनेट, राइट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी की इंफॉर्मेशन हट जाएगी, राइट, और ये कहां पे टेलनेट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके कंप्यूटर के पास। तो कंप्यूटर देखेगा कि भाई हमारे पास टेलनेट की जो सर्विस है वो सर्विस इनेबल है या नहीं। अगर टेलनेट की सर्विस इनेबल होगी तो ये क्या करेगा, किससे रिक्वेस्ट आई है, पोर्ट नंबर 23 के लिए, तो ये हमारा 23 के लिए इस सर्विस, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। सिंपल है, और हमको पता है कि इस एप्लीकेशन लेयर पे सारे प्रोटोकॉल्स तो प्रेजेंट है, ठीक। इस तरीके से आपका ओएसआई लेयर्ड मॉडल काम करता है, इस तरीके से आपका ओएसआई लेयर्ड मॉडल काम करेगा। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ गई। मैं आपको लैब के थ्रू भी कोशिश करूंगा, लैब में आपको जो चीजें बताने वाला हूं वो क्या बताऊंगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको एक टेलनेट करके दिखाऊंगा, टेलनेट करने के बाद तो रिमोट एक्सेस आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेलनेट जब आप करोगे तो टीसीपी भी तो काम करेगा, तो आपको 3 वे हैंडशेक दिख जाएगा, राइट, मींस सीन जाएगा, सीन एक आएगा एंड एक्नॉलेजमेंट उसका सीन एक का जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। प्लस इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि डीएनएस वाले के लिए मैं किसी आउटसाइड वेब सर्वर को एक्सेस कर लूंगा, लाइक फेसबुक एक्सेस कर लेते हैं, गूगल एक्सेस कर लेंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे कि पहले डीएनएस क्वेरीज जा रही है, रिप्लाई आ रहा है, आफ्टर दैट
जो डीएनएस का रिप्लाई आएगा उसमें हम ओपन करके देखेंगे कि उसमें किस तरीके से हमको जो वेब सर्वर है फेसबुक उसका आईपी एड्रेस शो करेगा, राइट। इन सारी चीजों को हम लोग लैब में देख लेते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको जो चीज़ें शो कराने वाला हूँ वो ये है कि बेसिकली जब भी आप किसी सर्वर को एक्सेस करते हो तो सर्वर को एक्सेस करते समय आपका जो कंप्यूटर का वाईफाई लैन कार्ड से उससे रिक्वेस्ट बाहर जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं लैन पोर्ट को ही कैप्चर कर लेता हूँ, मैं आपका जो वाईफाई वाला लैन कार्ड है या जिस पे इंटरनेट चल रहा है, जिस पे इंटरनेट कनेक्ट है, उस लैन पोर्ट को अगर कैप्चर कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा। अगर डीएनएस क्वेरी जाएगी तो उसकी भी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। यहाँ तक कि मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे बताया है कि किस तरीके से 3-वे हैंडशेक होता है, तो हमें 3-वे हैंडशेक भी देखने को मिल जाएगा, राइट। इन सारी चीज़ों के लिए मैं एक एप्लीकेशन चूज करता हूँ, GNS3। देखिए ये एप्लीकेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे GNS3 कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल GNS3 एंड हाउ टू अपलोड द iOS इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं प्रॉपर डिटेल से, ओके। तो उसको देख के आप एक GNS3 को इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। तो मैं सिंपली GNS3 को ओपन कर रहा हूँ, मैं GNS3 को ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये एक एप्लीकेशन है, जब भी आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे GNS3 तो इस तरीके से ओपन होके आएगा। मैं यहाँ से 2 राउटर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, आपने GNS3 की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है और फर्स्ट टाइम आप OSI लेयर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं, आपको राउटर का कोई आइडिया नहीं है, तो आपको जो मैं पैकेट कैप्चर करके दिखा रहा हूँ ना, आप उस पर फोकस करिए। मतलब आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप चैनल पर जाके इस चीज़ को सीख सकते हैं, लेकिन अभी भी आप पैकेट तो फाइंड आउट कर लेंगे ना, पैकेट कैप्चर करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन तो आपको दिख जाएगी ना। तो मैं सिंपली R1 एंड R2 2 राउटर को कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट करने के बाद R2 के राउटर को मैं R1 पे रिमोट एक्सेस करूंगा और वो भी जो प्रोटोकॉल यूज करूंगा वो मैं टेलनेट यूज करूंगा, राइट। मैं कनेक्ट कर देता हूँ R1 के FA0/0 से, इसको कनेक्ट कर दिया और फाइनली मुझे इसे ऑन करना है तो इधर से ऑन भी कर सकते हैं, ऑन बटन से। नोट्स स्टार्ट हो गए आपके। और इस पे आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, जिसे पता है उसके लिए तो अच्छा है, जिसे नहीं भी पता आप इस चीज़ को बस देख लीजिए कि किस तरीके से आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। इधर आपका FA0/0 इधर भी है। अगर मैं इन दोनों को कंसोल एक्सेस कर लेता हूँ, दोनों राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, राइट। ओके देखिए मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर भी सकता था पहले से, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की कि आपको अगर आइडिया लेना है कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं तो R1 के कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए और इंटरफेस FA0/0 पे जाके एंटर कर दिया और इधर सिंपल हमने एक आईपी दे दिया 192.168.10.1 255.255.0 और R2 राउटर पे आ गए। इधर भी इंटरफेस FA0/0 है। आईपी एड्रेस, क्योंकि OSI बेसिक लेयर्ड मॉडल बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, तो आपको थोड़ा सा अगर ज़रा सा भी डिफ़िकल्ट लगे तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए, प्लस इंस्टॉल करके आप एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा डिटेल से, ओके। और अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, तो मैं वो चीज़ें आपको बता दूँगा। डन। अब मुझे 2 को एक्सेस करना है R1 पे, तो 2 को रिमोट एनेबल करना पड़ेगा। ओह सॉरी, इनेबल पासवर्ड मैंने सिस्को दे दिया, ओके। बट सिंपली मुझे करना क्या है, मेन पॉइंट ये है कि मैं R1 राउटर पे R2 को रिमोट एक्सेस कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ टेलनेट कमांड, राइट।
तो मैं कैप्चर लगा लेता हूँ, FS0/0 पे कैप्चरिंग इनेबल कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो टेलनेट है वो टेलनेट से पहले, मतलब टेलनेट का डेटा रिमोट एक्सेस होने से पहले इन दोनों के बीच में TCP सेशन बनेगा, मीन्स 3-वे हैंडशेक होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा, सिन एक आएगा एंड अगेन एक्नॉलेजमेंट R1 से R2 के पास जाएगा। तो मैं ये सारी चीजें पैकेट में आपको शो कराने वाला हूँ। ओके, मैं कैप्चर कर लेता हूँ इसको, स्टार्ट कैप्चरिंग R1 FS0/0 स्टार्ट बार। ओके, तो मैं ये कैप्चरिंग स्टार्ट कर दिए और अभी मैं R1 राउटर पे R2 राउटर को रिमोट एक्सेस करने वाला हूँ। देखिए मैं अभी हूँ कहाँ, R1 राउटर पे हूँ। ये देखिए ध्यान से, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये R1 राउटर है, राइट। अब मैं R1 पे टेलनेट कर रहा हूँ। किसको टेलनेट करूँगा? सामने वाला राउटर जो R2 है। R2 का IP आपका 192.168.10.2 है। इसको मैं रिमोट एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। तो रिमोट एक्सेस में ये पासवर्ड मांगेगा। मैंने इसका जो पासवर्ड दिया था वो abc@123 दिया था। आपको पासवर्ड इधर शो नहीं करेगा क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पासवर्ड इधर शो नहीं करता। इनेबल, अब इनेबल का पासवर्ड मैंने सिस्को दिया हुआ था, राइट। ओके, अब देखिए मैं R1 राउटर पे हूं बट मैं कॉन्फ़िगरेशन किसकी देख रहा हूं? R2 की, मतलब R2 राउटर पे मैं आ चुका हूं, राइट। ओके, तो इस बीच में मैंने पैकेट को कैप्चर किया हुआ था। तो R1 और R2 के बीच में जो सेशंस बने हैं, सबसे पहले हम लोग जो TCP का 3-वे हैंडशेक है उसको चेक कर लेते हैं, राइट। ओके, तो मैं आपको चेक करवाता हूं सबसे पहले TCP का 3-वे हैंडशेक। ये देखिए, वेट, ओके, ये दिखाता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कंप्यूटर का 10.1 IP था। मैं 10.2 पे रिक्वेस्ट करता हूं। जब 10.2 पे रिक्वेस्ट करूंगा और टेलनेट की रिक्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, आप इस बात को समझें, ठीक है। जैसे ही मैं 10.2 पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो सिन एक जाए, देखिए सिन जा रहा है, उसके बाद सिन एक हो रहा और एक्नॉलेजमेंट आ रहा। आप इसको ओपन करिए, देखिए इसमें आप ध्यान से देखें तो सोर्स पोर्ट नंबर क्या है? 50248। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को यूज करोगे उस एप्लीकेशन के टाइम पे एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट होगा और रैंडम पोर्ट नंबर ही आपका सोर्स पोर्ट होगा। डेस्टिनेशन पोर्ट आपका वो दिखाएगा जिस प्रोटोकॉल, जो वेल नोन पोर्ट नंबर होगा जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना है? 23। तो देखिए डेस्टिनेशन पोर्ट आपका क्या दिखा रहा है? 23। ओके, तो सोर्स पोर्ट रैंडम सेलेक्ट कर रहा है नंबर। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। प्लस आपका जो सोर्स IP एड्रेस 192.168.10.1 है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस 10.2। ये जो गया हुआ है ये क्या जा रहा है? सिन एक जा रहा है। ये क्या जा रहा है? सिन एक जा रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। ओके, बाकी में ये बहुत सारी फील्ड्स जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में ये IP हेडर का पार्ट है। मैंने इसको भी डिटेल से एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ कि IP हेडर क्या होता है, उसकी क्या क्या फील्ड्स होती हैं। तो आपको अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है तो हेडर वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये पहला था। सेकंड क्या था? सेकंड एक्नॉलेजमेंट आएगा, राइट। एक्नॉलेजमेंट देखिए 2 से 1 के लिए क्या आया है? एक्नॉलेजमेंट आया हुआ है, राइट। ये 2 से 1 के लिए आया हुआ है, क्लियर। अब मैं आपको एक्नॉलेजमेंट जब आ रहा है तो ध्यान से देखिए, इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है क्या वही सेम पोर्ट नंबर है जिससे रिक्वेस्ट आई थी 50248 और खुद का सोर्स पोर्ट 23 हो गया। ओके, तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर है। एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब एक्नॉलेजमेंट आप देख लो, मैं आपसे ये कह रहा था कि जो इसका एक्नॉलेजमेंट अगर 1 है तो इसका देखिए एक्नॉलेजमेंट दोनों का क्या है? सेम। इसका दोनों का क्या है? सेम है। एक्नॉलेजमेंट नंबर सेम होगा, राइट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस जैसे ही TCP का सेशन क्रिएट हो जाएगा, TCP के एक्नॉलेजमेंट्स आ जाएंगे, फिर टेलनेट का पैकेट जाएगा, राइट। टेलनेट की इंफॉर्मेशन जाएगी। मैं एक टेलनेट का पैकेट ओपन कर लेता हूँ। 10.1 से 10.2 के लिए जो टेलनेट की इंफॉर्मेशन जा रही है, ओपन किया मैंने, समझ में आ रहा। सीक्वेंस नंबर 1, एक्नॉलेजमेंट 1 एंड सोर्स पोर्ट इज दिस, डेस्टिनेशन पोर्ट इज दिस, राइट। तो ये सारा का सारा इस तरीके से सिंक्रोनाइज। विंडोइंग साइज, विंडो साइज, विल अबाउट द विंडो साइज, जो मैंने विंडोइंग आपको साइज बताया था वो सारी चीज़ें, ठीक। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई।
इधर आपका टेलनेट हो गया, टेलनेट कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें, राइट। तो आपको मैंने जो 3 वे हैंडशेक है वो शो कर दिया, राइट। 3 वे हैंडशेक कैसे होता है, सिन सिन एक और एक, ये 3 वे हैंडशेक की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। और मैंने आपको रिमोटली टेलनेट एक्सेस करके भी दिखा दिया। लेकिन अब आपको जो कैप्चर करना है वो ये करना है कि आपको डीएनएस की क्वेरी मेरे को चेक कराना है, राइट। तो डीएनएस की क्वेरी तो इस पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर इंटरनेट तो चल नहीं रहा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा। तो अभी मैं डीएनएस की क्वेरी आपको इस तरीके से चेक कराता हूँ कि मैं अपना गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ और गूगल क्रोम में जाके मैं अपने लैंड जिसमें इंटरनेट चल रहा है उसके कैप्चर कर लेता हूँ, राइट। देखिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए दास मैंने गूगल क्रोम आपका ओपन कर दिया, ओके। गूगल क्रोम में मैं अभी इधर कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने वाला हूँ। मैं अगर वेबसाइट इधर एक्सेस करता हूँ कि google.com, राइट। तो मैं google.com मैंने ओपन कर लिया, क्लियर। बट अभी मेरे कंप्यूटर में ध्यान से समझिएगा, ये मेरे कंप्यूटर में लैन पोर्ट है, नेटवर्क एक्सेस। इस लैन पोर्ट का नाम क्या है, इस बात को समझते हैं। ये मेरा इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट है जो हमारे कंप्यूटर में। तो मैं अगर इस पोर्ट को कैप्चर कर लेता हूँ जिसके थ्रू मेरे इंटरनेट चल रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे कंप्यूटर से जो भी पैकेट है वो बाहर क्या जा रहा है और बाहर से मेरे कंप्यूटर में वापस रिप्लाई क्या आ रहा है। तो कैप्चर कैसे करेंगे इस बात को समझिए। अगर हमें ये कैप्चर करना है तो आप अपने कंप्यूटर में एक वायर शार्क के नाम से एप्लीकेशन आता है, गूगल पे जाके वो डाउनलोड करिए और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए और इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, राइट। अब वायर शार्क को मैंने ओपन किया और ध्यान से समझिए, मेरा जो इथरनेट इंटरफेस है ये वाला जो फर्स्ट है, इस इंटरफेस के थ्रू मैं अपने राउटर के जो ब्रॉडबैंड राउटर है उसके साथ में कनेक्ट हूँ, राइट। तो मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब जो भी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू बाहर जाएगी तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं अब एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई भी वेबसाइट, मैं सपोज IBM की वेबसाइट ओपन कर लूँ या फिर किसी भी कंपनी की वेबसाइट, या यूट्यूब आप ओपन कर लो। सपोज मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, राइट। मैंने youtube.com क्लिक किया, ओके। अब देखिए youtube.com क्लिक करते ही हुआ क्या होगा, अब इस बात को समझिए ध्यान से, क्या हुआ होगा। अब आपके कंप्यूटर से सबसे पहले एक डीएनएस की रिक्वेस्ट गई होगी, राइट। तो पहले मैं पैकेट को मैंने कैप्चर किया हुआ है, तो मैं इसको डिटेल, जस्ट मिनट, सबसे ऊपर चलते हैं, इनिशियली जो चीज़ें हुई हैं उसको समझ लेते हैं, इधर आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे कई जगह आपको IPv6 का एड्रेस दिख जाएगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि नेटवर्क के अंदर IPv6। मैं आपको डीएनएस की क्वेरी चेक कराता हूँ, ये देखिए मैंने डीएनएस की क्वेरी सारे IPv6 के साथ है सभी, मैं IPv4 चेक कराता हूँ। ये देखिए ये डीएनएस क्वेरी मेरे कंप्यूटर का जो IP है, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से। मेरे कंप्यूटर का IP 192.168.29.60 है और मेरे जो डीएनएस की क्वेरी जा रही है वो 29.1 पे जा रही है। अब मैं आपको ये भी चेक करा सकता हूँ कि 29.1 मेरे डीएनएस सर्वर का IP है, ओके। कैसे चेक करा सकता हूँ, आप देखिए मैं अपने लाइन की प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, इथरनेट, चेंज एडेप्टर सेटिंग, स्टेटस, ओके। मैं स्टेटस की डिटेल्स में आ गया और डिटेल में आप देखिए तो इधर क्या शो कर रहा है, डीएनएस सर्वर का IP 192.168.29.1। इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट हम किस पे भेज रहे हैं, सबसे पहले वाले पे देखिए, ये 29.1, राइट, ये डीएनएस का IP है। तो डीएनएस की सबसे पहले क्वेरी गई डीएनएस को, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए डीएनएस की क्वेरी में एक सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम सेलेक्ट है और डीएनएस का पोर्ट नंबर आपका 53 सेलेक्ट है, ओके। और ये लिखा हुआ है डोमेन नेम सिस्टम क्वेरी, ये क्वेरी पैकेट गया डीएनएस का। क्योंकि जब तक डीएनएस का रिजॉल्व नहीं होगा, मैंने आपको डिटेल बताई है जब एक्सप्लेन कर रहे थे हम लोग, जब तक डीएनएस की क्वेरी का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और जब रिस्पॉन्स आएगा उसमें क्या होगा, उसका IP एड्रेस, जो क्वेरी गई है उस क्वेरी में ये डिटेल गई हुई है। आप क्वेरी ओपन करिए, ठीक है। मैं सेकेंड क्वेरी ओपन करता हूँ, जस्ट मिनट, अगेन, राइट।
मैं सेकंड देखिए, ये जो क्वेरी गई हुई है उस क्वेरी पे जो इंफॉर्मेशन जा रहे है उस इंफॉर्मेशन में ये जा रहा है कि आपको इसको रिजोल्यूशन जो भी मैंने क्वेरी की है उसको आपको रिजॉल्व करके देना है। रिजोल्यूशन में क्या होगा आप इस बात को समझिए, क्वेरी रिस्पॉन्स, क्वेरी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आएगा 29.1 से। ओके, आंसर में चेक करता हूं, ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, राइट, ANSWERS, ठीक। अब आंसर में आप ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि इसको क्वेरी को आपने सी नेम का मतलब होता है कंप्यूटर नेम, सी नेम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर नेम होता है, राइट। उसको इसने रिस्पॉन्स किया हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जो नेम सर्वर है इसका google.com है, NS1, ये टेक्निकल पॉइंट्स है, काफ़ी इंटरनल पार्ट है, बट आप इसका समझिए कि जब भी DNS की क्वेरी जाएगा तो उसका रिप्लाई आएगा और रिप्लाई में IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी। अभी आपको इधर नहीं दिख रही तो मैं आपको चेक कराता हूँ, वापस रिप्लाई जो आएगा ये देखिए, इसके बाद जो रिप्लाई जा रहा है, इसके बाद जो रिप्लाई जा रहा है उसमें जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो 192.168.29.60 से 216.58.192. इस पे जा रही है। ओके, फिर से एक क्रिएट हुआ। इस तरीके से आपको DNS की क्वेरी और उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगेन देखिए DNS की क्वेरी, ओके, वेट कर लेते हैं, मैं डाउन में DNS की क्वेरीज आपको चेक कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर चेक करते हैं DNS की क्वेरी का रिस्पॉन्स। ओके 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 ओके, देखिए यहाँ पर IPv6 में एड्रेस आपका शो कर रहा है, आंसर में जो दिखा रहा है वो IPv6 का एड्रेस दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझने में इधर डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं इससे पहले अगर आपको चेक कराऊँ, वेट करिए, तो मैं आपको IP भी चेक करा सकता हूँ, राइट, गेट इट। देखिए तो इधर आंसर में क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है 172.217.167.14। तो DNS की क्वेरी क्या करती, रिजॉल्व भी करती, नहीं आएंगी। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं और मैं आप लोगों से एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको फाइनली OSI लेयर्ड मॉडल अगर आपने वीडियो कंप्लीट किया हुआ है तो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो देखना चाहिए वो IP हेडर वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। IP हेडर में सारी फील्ड्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, इसी तरीके से एक एक पैकेट को कैप्चर करके दिखाया हुआ है। OSI लेयर्ड मॉडल थोड़ा सा बेसिक है, सभी के लिए फंडामेंटल्स है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में इस डिटेल्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।